क्योंकि अगर आप संविधान को धर्म ग्रंथ कहेंगे तो फिर जो धर्म ग्रंथ जिनको दुनिया मानती है फिर उनको क्या कहेंगे? तब फिर गीता, रामायण, या अगर क्रिश्चियन लोगों की दृष्टि से देखें तो बाइबल, उन सबको क्या कहेंगे? तो ये मुझे लगता है कि एक तरह की दलीय राजनीति या दलीय दृष्टि है। एक दल के नेता ये ज़्यादा कह रहे हैं आजकल, पहले भी किसी ने नहीं कहा था ऐसा। संविधान का सम्मान करना वो एक बात है, लेकिन ये आडंबरपूर्ण शैली में एक आध बार भाषण दे देना भी दूसरी बात है। चलो वो भी ठीक है, कभी कभी हम अलंकार में बोलते हैं, किसी मामूली चीज को भी कहते हैं कि ये तो उसकी बाइबल है, तो उसके पीछे जो अलंकारिक भाव होता है वो समझ में आता है। लेकिन बड़ी गंभीरता से जब इसका प्रचार हो रहा है तो ये थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो एक तो धर्म ग्रंथ का महत्व घटा रहे हैं, दूसरी ये संविधान जो एक मामूली कामकाजी नियम संहिता है, ये संविधान मनुष्य ने बनाया है, बार बार इसको बदलते हैं, बार बार इसमें चेंज होते हैं। हमने खुद 100 से ज़्यादा परिवर्तन कर दिया है। उसकी तुलना में अमेरिकी संविधान 200 बहुत पुराना है, फिर भी उन्होंने अभी तक मुश्किल से शायद 16-17 संविधान संशोधन भी शायद नहीं हुए हैं, मुझे ठीक संख्या याद नहीं। तो हमने 100 से ऊपर संशोधन कर दिए। तो ऐसा तो कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता जिसको जब चाहे कोई लीडर, कोई ग्रुप बदल दे। तो ऐसे भी संविधान मूल लॉ है, मूल कानून है। कानून तो मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य बदलते हैं, और हर देश में अलग अलग कानून है, लेकिन सभी जगह संविधान है। तो अगर इसको वैसी आडंबरपूर्ण शब्दावली देते हैं, जैसे फ्रांस में या चीन में, ये रूस में कितने संविधान बदले। रूस में पिछले 100 सालों में 3 बार या 4 बार संविधान बदल गए। चीन में भी 2 बार संविधान बदल गया। फ्रांस में मुझे लगता है कि एक बार जो उनका थर्ड रिपब्लिक था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था, फिर फोर्थ रिपब्लिक मतलब चौथा अगला संविधान उनका 20वीं शताब्दी के बीच में बना था 1946, अगर मुझे ठीक याद है। और उसका 5वां संविधान उसके ठीक 12 वर्ष के बाद बन गया 1958 में। तो उन्होंने पूरे संविधान को बदल दिया 12 सालों में। हम तो उन्हीं की नकल में चल रहे हैं। हमारा तो पूरा संविधान वेदता जानते भी हैं कि कुछ यूरोप से, कुछ इंग्लैंड से, कुछ अमेरिका से, कुछ कनाडा से, कुछ रशिया से, ये लेकर हमने संविधान बनाया था। तो एक तो हमारा संविधान भी बहुत मौलिक नहीं है, ये गंभीर लोग जानते हैं। 1935 का जो अंग्रेजों का इंडिया एक्ट था, उसी को थोड़ा सा फेर बदल करके हमने अपना संविधान बना लिया है, जो वास्तव में वही एक समस्याग्रस्त चीज है कि जिस प्रशासन के विरुद्ध हमने आवाज उठाई थी, स्वतंत्रता चाहिए थी, उसी प्रशासन के द्वारा बनाया गया दंड संहिता, कानून संहिता आज भी आज भी हमारे पास चल रही है। बहुत से हमारे कानून वैसे हैं जो 19वीं शताब्दी के अंग्रेजों के बनाए हुए आज भी चल रहे हैं। जैसे इंडियन सोसाइटीज एक्ट आपको भी याद होगा, 1861 का बना हुआ है। तो हमने तो उसको भी अभी तक समीक्षा नहीं की कि वो हमारे कितने लायक है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या हमारे हित को चोट पहुंचाता है। हमने आज तक इस पर कोई विचार भी नहीं किया, और उस पर से इस तरह के आडंबरपूर्ण शब्द बड़े एक अर्थ में दुखद होते हैं, क्योंकि ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। आप एक बने बनाए स्थापित शब्द को का अर्थ बदल करके एक हल्की फुल्की चीज से उसको जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये दलीय राजनीति का एक औजार भले है, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के लिए जो गंभीर प्रश्न है उसको राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करना चाहिए, उसमें दल आना ही नहीं चाहिए। कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें दलीय हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये प्रश्न है हमारा। लेकिन उस धर्म को ही हम का ही अर्थ बिगाड़ दें, पहले तो उसको रिलीजन से उसकी पर्यायता बना दी गई है, जो अपने आप में गलत है, जो उसी संविधान में है जिसको हम धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। उसमें रिलीजियन शब्द है, उसमें धर्म शब्द नहीं है। मतलब एक विदेशी, कुछ अर्थ में हानिकारक शब्द, अर्थ वाला शब्द रिलीजन, तो
जिस रूप में रिलीजन यूरोप, अमेरिका, अरब मानता है, वो पॉलिटिकल मतवाद से वो ज़्यादा मिलता-जुलता है। तो एक पॉलिटिकल मतवाद को हमने धर्म का दर्जा दे करके अपना धर्म और रिलीजन को पर्यायवाची बना दिया और उसके और धर्म को स्थान नहीं दिया उस संविधान में, और अब उस संविधान को स्वयं धर्म कह रहे हैं। तो ये कितने लेयर की हम अपने ही विरुद्ध निर्णय लेते रहते हैं, इस पर कभी सोचना चाहिए था। तो ये तो उचित नहीं है, कई तरह से उचित नहीं है। इसलिए मैं तो ये सुन करके क्षोभ होता है कि क्या हमारे नेताओं के पास शब्दों की इतनी कमी हो गई है? क्या उनकी शिक्षा इतनी कमज़ोर है कि अगर किसी चीज़ को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ को देवता और सब चीज़ को धर्म बना करके ही वो उनको आदर दे सकते हैं? तो ये बड़ा क्षोभजनक है। मैं तो संक्षेप में इतना ही कह सकता हूँ। जी सर, इसके गंभीर परिणामों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैं सुनता हूँ कुछ लोगों का कहना है कि हमारा धर्म भारत है, और उसी पंक्ति में वे आगे ये जोड़ देते हैं कि धर्मग्रंथ संविधान है। तो मुझे ये बातें थोड़ी विरोधाभासी लगती है, क्योंकि जैसा कि अभी हम जानते हैं कि भारत तो तब भी था जब संविधान नहीं था, और जैसा कि आपने कहा कि ये बड़ी मामूली चीज़ है। और यदि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक बयान भी देखते हैं तो उन्होंने इसे बड़ा निर्जीव वस्तु बताया था। तो क्या आपको भी इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास दिखता है, धर्म भारत और धर्मग्रंथ संविधान? ये इस पर निर्भर करेगा कि देश के कौन से नागरिक इस पर विचार कर रहे हैं। जो भारत के हिंदू नागरिक हैं, उनके लिए तो देश, धर्म, भारत भूमि, धर्म भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि सब एक ही है। लेकिन और ये भारत बहुत प्राचीन सभ्यता है। भारत एक देश नहीं, एक सभ्यता है। और दुनिया में ऐसी संभवतः एक ही सभ्यता है जो आज तक अक्षुण्ण चल रही है। बहुत तोड़-फोड़ के बावजूद, टूटने के बावजूद ये सभ्यता एक तरह से अविच्छिन्न चल रही है। तो ये ऐसा सभ्यतागत देश हमारा है, हम उसके नागरिक हैं। लेकिन ये 2000 वर्ष पहले तक, 1500 वर्ष पहले तक कहा जा सकता था कि हिंदू धर्म या हिंदू समाज और भारत एक ही चीज़ है। भारत के हिंदुओं के लिए आज भी वो एक ही चीज़ है। लेकिन अब इस देश में केवल हिंदू ही नहीं रहते हैं। अब इस देश में ऐसे रिलीजन को मानने वाले लोग भी हैं, ऐसे मतवाद को मानने वाले लोग भी हैं, जिनका इस देश से वो भावनात्मक संबंध नहीं है जो यहाँ के हिंदुओं का है। जैसा मैंने कहा कि हिंदुओं के लिए पुण्य भूमि भी यही है, धर्म भूमि भी यही है, जन्म भूमि भी यही है। लेकिन ऐसे मतवाद हैं जिनकी पुण्य भूमि कहीं बाहर है। उनकी वैचारिक निष्ठाएं, मजहबी निष्ठाएं, रिलीजियस निष्ठाएं बाहर हैं। वो इस देश से वही लगाव महसूस नहीं करते, बल्कि उनके नेता खुल करके भी, उनके दस्तावेज प्रकाशित हैं, वेबसाइट में देखे जा सकते हैं, उनके लोग नारे भी लगाते हैं। उनके लीडर ये भी कहते हैं कि हमें अपना अलग देश चाहिए। वो तो उनको इस देश की एकता से, इस देश की संस्कृति से, इस देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा से वो प्रेम नहीं है जो लोग हिंदू नहीं है। मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूँ, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन उनके कुछ ऐसे लोग हैं, नेता, उनमें नेता भी हैं। और हम जानते हैं कि जिस नेताओं का मतलब होता है वो एक बड़े समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी समूह को भी वो अपने पीछे ले सकते हैं, ऐसी संभावना बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में भारत को धर्म कहना, धर्म को भारत कहना, फिर संविधान को धर्म कहना, ये एक गडमड होता है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि इससे हिंदू लोग ही भ्रमित होते हैं, और जिनको प्रभावित करने की ये सब कसरतें की जाती हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो उल्टे समझते हैं कि ये तो कमज़ोर लोग हैं, ये तो अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते, ये तो अपने आप को भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म से भी नहीं जोड़ते, गोल-मटोल बातें करते हैं, तो वो इसको इसकी कमज़ोरी समझते हैं। तो ये समझते हैं, इस तरह की बातें करने वाले नेता ये समझते हैं कि हम इससे गैर हिंदुओं को प्रभावित कर रहे हैं, हम उनको भारतीय बना रहे हैं, हम उनको देश, कभी पूर्वज, कभी धर्म, कभी इस तरह की गोल-मटोल बातें कह करके उनको प्रभावित कर रहे हैं। वास्तव में उसका उल्टा होता है।
जो उनके नेता है वो समझते हैं कि इनमें तो अपनी सही पहचान भी बोलने की हिम्मत नहीं है, इनको अपने शत्रुओं की पहचान करने की हिम्मत नहीं है, जबकि ये उसको जानते हैं, क्योंकि वो छिपे हुए नहीं है। जैसा जी, मैंने कहा कि अगर कोई नेता, कोई ग्रुप ये कहता है कि हमें अपना अलग देश चाहिए, या कोई कहता है कि वो तो विभाजन अधूरा था, ठीक से नहीं हुआ था, हमें ज़रा और चाहिए, या कोई कहता है वो जो दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में हुआ था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जी। ये स्पष्ट है कि उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप कभी कहते हैं कि आप और हमारे एक डीएनए। ही खून है हमारा, एक ही पूर्वज थे, एक ही डीएनए थे, हमारी तो संस्कृति एक है, पूजा पद्धति भिन्न मानने से कुछ नहीं होता। तो ये आप कह करके अपनी पूजा पद्धति को कमज़ोर को की अवमानना कर रहे हैं, आप अपने धर्म की अवमानना कर रहे हैं। और जिनको प्रभावित करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारा इतना दबदबा है, कि ये जो इनकी इतनी बड़ी संख्या है, इतना बड़ा दल है, इतनी बड़ी सत्ता है, इतना इनका संगठन है, वो तो खुले मुँह हमसे बात भी नहीं कर पाते। वो इतने संकोची हैं, वो अपनी पहचान नहीं बोल सकते। हम उनके खिलाफ बोलते हैं, वो हमारी निंदा भी नहीं कर सकते। तो मेरे विचार से होता उल्टा है। उन हुँ, पर इसका उल्टा असर पड़ता है, वो उनका अहंकार और बढ़ता है, उनकी आक्रामकता और बढ़ती है, उनकी उद्धतता और बढ़ती है, क्योंकि कोई उनको गलती नहीं दिखा रहा। गलती दिखाने के बजाय एक तरह से उनकी चापलूसी की जाती है। मुझे ऐसा लगता है जो थोड़े से रिसर्च से भी या पूछताछ से पता चल जाता है कि इस तरह की बातें कहने वाले लोग वास्तव में सिंसियर नहीं हैं। वो ऊपर से ये सब बातें कहते हैं और उनके लोग, उनके समर्थक बोलते भी हैं, कह रहे ये सब तो कहने की बातें हैं, ऊपर से कही जाती हैं, हुँ, वास्तव में तो ये है, वास्तव में तो वो है। तो ऐसे दोहरेपन से मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जो सज्जन लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जो देश के प्रेमी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे हिंदू ही देश प्रेमी हैं और दूसरे लोग देश प्रेमी नहीं हैं। लेकिन जो देश प्रेमी लोग हैं और धर्मप्राण लोग हैं, विशेष करके जो भारतीय सनातन धर्म के और उसकी शाखाओं, उपशाखाओं, संप्रदायों से जुड़े हुए लोग हैं, वही भ्रमित होते हैं। और जो शत्रु हैं, जो शत्रु इसलिए हैं कि वो इस धर्म को मिटा देना चाहते हैं, वे अपने रिलीजन को फैलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो यही तो हमारा धर्म है कि हम दूसरे धर्मों को मिटा दें। तो जिनका धर्म ही यही है कि वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मिटा दें, अगर उनकी आलोचना करने के बजाय, उनको चेक करने के बजाय, उनको समझाने के बजाय, उनको सुमति देने के बजाय उनकी चापलूसी की जाए और उसके लिए ऐसी गोल-मटोल शब्दावलियाँ दी जाएँ कि मानो हुँ, संविधान को धर्म ग्रंथ कहते ही वो अपने बाइबिल और कुरान को छोड़ करके ये संविधान को पूजने लगेंगे। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। तो इससे वास्तव में कोई प्रभावित नहीं होता। हिंदू दिग्भ्रमित होते हैं, मुस्लिम और ईसाई क्रिश्चियन वो या तो वो उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कही जा रही है, या फिर जो उनके सचेत लोग हैं, उनका अहंकार और बढ़ता है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरह से शब्दों का घाल-मेल, चाहे वो रिलीजन का धर्म से हो या धर्म का संविधान से हो, या फिर संविधान और देश को धर्म को एक कहना हो, ये सब गड्डमड बातें हैं और मैं फिर यही कहूँगा कि ये बड़ी कुशिक्षा की निशानी है, इनएडिक्वेट शिक्षा की निशानी है। ऐसा बोलने वालों की शिक्षा ठीक से नहीं हुई है, वरना वो इस तरह की गैर जवाबदेह बातें नहीं कहते, क्योंकि हम किसी का सम्मान सही शब्दों में भी कर सकते हैं, सही भावों के साथ कर सकते हैं, उसके लिए आडंबर ज़रूरी नहीं होता और अगर आडंबर करते भी हैं, तो वो भी सत्यनिष्ठ हो सकता है। आप स्वयं मन में कुछ और सोच रहे हो, ऊपर से कुछ और बोल रहे हो, तो ये चीज़ें छिपती नहीं हैं। मैं तो जी, बार-बार यही कहूँगा कि इससे सज्जन लोग ही भ्रमित होते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या क्रिश्चियन हों, और जो दुष्ट लोग हैं, जिनको देश से, सनातन धर्म से, लोग इस हमारे समाज से विशेष लगाव नहीं है, बल्कि अपने मतवाद के प्रति आग्रह अधिक है, चाहे वो किसी तरह का मतवाद हो, बाहरी, साम्राज्यवादी, उनका अहंकार बढ़ता है। तो ये बड़ा गलत संदेश इससे जाता है। मैं तो यही बार-बार मेरी समझ में आता है। जी। सज्जन गण ही इससे
कंफ्यूज होते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं सर। तो ऐसा प्रयास तो हम देखते हैं भारत में हिंदुओं के साथ ही अधिक होता है, जैसे सेक्युलरिज्म उन पे थोप देना है, सहिष्णुता, असहिष्णुता, ये हम चर्चाएं देख चुके हैं इस तरह की। तो अब ये एक नया ट्रेंड आ गया है जहाँ पे संविधान को धर्म ग्रंथ बताने का एक नई बात आ रही है, और ये भी हिंदुओं पे ही थोपा जा रहा है। तो लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि इसे धर्म ग्रंथ बताने का जो ये विचार है, इसका सोर्स कहाँ से है? चूंकि आप राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान इस पर क्या कहता है। क्या किसी पश्चिमी चिंतक ने इसे होली बुक का स्थान दिया है? क्या किसी भारतीय चिंतक ने इस पर कुछ कहा है इससे पहले? इस विषय को पॉप शासन, साम्यवादी शासन और इस्लामी शासन कैसे देखता है? हाँ, ये आपका सवाल अच्छा है। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, इसका सटीक उत्तर तो वही दे सकते हैं जिन लोगों ने, जो नेता ऐसे कहते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल लोगों से ये आपको बुला करके उनसे पूछना चाहिए कि वो ऑन रिकॉर्ड कहें कि उन्होंने इस तरह की बातें, इस तरह का वक्तव्य देने का निर्णय क्या सामूहिक रूप से किया या किसी की भी मर्जी जो आती है वो बोलता है। इसलिए इसका उचित उत्तर तो वही दे सकते हैं। मैंने इस पर शोध नहीं किया है कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन अनुमान यही होता है उनकी बाकी सभी चीजों को जोड़कर देखने से, वो दलीय राजनीति में इतने डूबे हुए हैं, उनको राष्ट्रीय हित और हिंदू समाज का हित, धर्म का हित या तो उनको समझ में नहीं आता या वो उसको सेकेंडरी मानते हैं, द्वितीयक मानते हैं। वो अपने दल का हित, अपने नेता का हित ऊपर मानते हैं, और इसको बढ़ा चढ़ा कर रखने के लिए वो तरह तरह के आडंबर करते हैं। मैं कहूँगा तमाशे करते हैं, नाटक करते हैं। ये उसी का अंग मुझे लगता है, क्योंकि मैं उनकी और भी आडंबरपूर्ण बातों से मैं यही मानता हूँ कि वो अपने आप को केंद्र में रखना चाहते हैं, अपने दल को केंद्र में रखना चाहते हैं, अपने नेता को केंद्र में रखना चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें चमत्कारी, नाटकीय, आडंबर वाली कहते रहना ताकि सबका ध्यान मित्रों का और विरोधियों का जाए और हमारे ऊपर फोकस केंद्रित रहे, शायद ये उनकी मंशा है, ऐसा मुझे लगता है। इस पर जी। कोई शोध मैंने नहीं किया है और इसका प्रमाणिक उत्तर वही दे सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। जहाँ तक यूरोपीय और पश्चिमी जगत की बात है, तो संविधान को कहीं भी इससे अधिक महत्व नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा कि फ्रांस में 50-60 सालों में 3 बार संविधान बदल दिया गया पूरी तरह। रूस में 100 सालों के अंदर 3 बार संविधान बदला, 3 बार या शायद 4 या 5 बार। 3 बार तो पक्के तौर पर और चौथी पांचवी बार संक्षिप्त में, लेकिन संविधान बदला गया। और तो संविधान तो ऐसी चीज है, हमारे देश में भी ऐसे राजनीतिक दल मौजूद हैं जो खुलकर ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इस संविधान को हम फाड़ कर फेंक देंगे। वो इसको बुर्जुआ संविधान कहते हैं, शोषक वर्ग का संविधान कहते हैं, और शोषित समुदाय की सर्वहारा का राज्य बनाना चाहते थे। तो वो खुलकर कहते थे कि हम तो सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करेंगे। तो सर्वहारा की तानाशाही की तो इस संविधान में गुंजाइश नहीं है, तो इस संविधान को फाड़ कर फेंकेंगे, जैसा उन्होंने रूस में किया, चीन में किया, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया में किया, वियतनाम में किया, तो यहाँ भी करेंगे। तो संविधान के प्रति, और ये तो यूरोपीय मतवाद है, मार्क्सवाद, कम्युनिज्म, तो ये तो स्पष्ट है कि संविधान का ऐसा कोई महत्व नहीं है। जहां तक गैर मार्क्सवादी धाराओं की बात है, वो भी इसको एक कामकाजी डॉक्यूमेंट समझते हैं, जैसे मैनुअल होता है। मशीन का मैनुअल, जब तक मशीन है तब तक वो मैनुअल है, वो मशीन बेकार हो गई, मैनुअल बदल जाएगा, कोई दूसरी मशीन आएगी, उसका दूसरा मैनुअल होगा। तो अगर आमूल चूल परिवर्तन हम इस संविधान का करते हैं तो वो बिल्कुल जायज है। हमारे संविधान में, इसी संविधान में लिखा हुआ है कि इस संविधान को पूरी तरह बदला जा सकता है, और ये संविधान सभा में जो बहसें हुई थी वो पढ़ के देखा जा सकता है कि हमारे किसी भी संविधान निर्माताओं ने, वो राजेंद्र बाबू हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, जवाहरलाल नेहरू हो, और भी लोग जो भी थे पढ़े लिखे विद्वान लोग जिन्होंने इसमें अधिक समय दिया, उन लोगों ने कभी इसको वो महत्व नहीं दिया था कि ये कोई दैवी दस्तावेज बन रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको एक वर्किंग पेपर जैसा माना था, और ये वर्किंग पेपर समय के साथ बदलता रहता है। सच तो ये है कि ये पेपर अब इतनी बार बदला जा चुका है, जैसा हमारे वो प्रोफेसर कपिल कपूर हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी कमीज में 100 पैबंद लग जाए तो कमीज बदलने लायक हो जाती है। तो संविधान में अगर 100 से अधिक संशोधन हुए हैं तो ये तो पैबंद है, ये तो संविधान निर्माताओं की चीज नहीं है, ये तो बदल दिया गया।
और इससे भी इसका एक तो इसका प्रमाण ये है कि संविधान निर्माता खुद इससे असंतुष्ट थे। वो इसको आइडियल संविधान नहीं मानते थे। मैं उदाहरण के लिए याद एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जब राजेंद्र बाबू ने, मतलब जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने इसका लोकार्पण किया, मतलब जब उन्होंने इसे पूरी तरह नहीं, जब इसका ड्राफ्ट पूरी तरह बन गया, मेरे ख्याल से ये तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने संविधान सभा में रखा कि संविधान का ड्राफ्ट तो बन गया, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि हम संविधान अपनी भाषा में ना बना सके। और दूसरा अफसोस यह है कि ये लॉ मेकर्स के लिए, मतलब जो हमारे सांसद और विधायक होंगे, उसके लिए हम कोई योग्यता निर्धारित नहीं कर सके। और उसको बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि जो सब चीज को निर्धारित करेगा, उसकी कोई योग्यता हम नहीं तय कर पाए। ये एक संविधान की बहुत बड़ी कमी है। तो संविधान बनते ही समय जब इतनी इतनी बड़ी कमियां बताई जा रही हैं, तो संविधान तो उसी समय इम्परफेक्ट था। बाद में डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि यह संविधान तो जला देने लायक है। विद इन 4 ईयर्स वो संसद में 1953 में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यह संविधान किसी काम का नहीं है और इसको मेरा बस चले तो मैं इसको जला दूं। तो ऐसी चीजों को आज हम इतना आडंबरपूर्ण महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है, बहुत तरह से दुखद है। एक तरह से हम अपनी नई पीढ़ियों को अंधेरे में रखते हैं। हम उनको ये नहीं बताते कि संविधान का बड़ा मामूली अर्थ है। हम उनको ये नहीं बताते कि संविधान निर्माताओं ने ही इसमें बहुत सारी कमियां पाई थी। हम उनको ये भी नहीं बताते कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की थी। और उन्होंने संसद में कहा, 2-2 बार कहा कि लोग कहते हैं कि मैं संविधान का निर्माता हूँ, मैं कोई संविधान का निर्माता नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने मुंशी का काम किया, मुझे जो कहा गया वो मैंने लिख दिया, जैसे स्टेनोटाइपिस्ट होता है। ये खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा और संसद में कहा। मतलब ये भी नहीं कि किसी आम सभा में भाषण दे के चले गए। संसद में कहने का मतलब है जिम्मेदारी लेके वो कह रहे थे और उनको मालूम था कि ये रिकॉर्ड में होगा और ये स्थायी दस्तावेज बनेगा, तो वहां वो कह रहे हैं। तो हम यह सारी चीजें अपनी नई पीढ़ियों से छिपाते हैं। किस लिए हम छिपा रहे हैं? एक तरह से हम उनको भ्रमित कर रहे हैं। तो न तो यूरोपीय परंपरा में संविधान को कोई ऐसा खास महत्व है, न भारत में हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको कोई ऐसा आडंबरपूर्ण भावना दी थी। ये एक वर्किंग पेपर है, एक नियम कायदा है। जैसे किसी दुकान का नियम कायदा होता है, किसी फैक्ट्री का नियम कायदा होता है, किसी के घर का नियम कायदा होता है। ये हमारे देश का नियम कायदा है और इसके अनुसार देश के शासन तंत्र को चलना था। लेकिन इसमें इतने संशोधन हो चुके हैं और इसमें हमेशा ऐसे संशोधन की गुंजाइश बनी हुई है, जैसा संविधान में ही लिखा हुआ है। इसके संशोधन की विधि उसमें लिखी गई है। तो स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि पूरी तरह संविधान को बदला जा सकता है। तो किसी परंपरा में, ना तो यूरोपीय परंपरा में ना भारतीय परंपरा में, इस तरह से कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज का कोई महत्व है। हमारे यहाँ तो धर्म का महत्व था और हमारे जितने भी मनीषी हुए हाल के युग में भी, पिछले 100 साल में भी, किसी ने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई खास महत्व ही नहीं दिया था। आप किसी को भी देख लें, पिछले 100 साल में भारत में जितने भी महापुरुष हुए, 125 साल, 150 साल मैं कहता हूँ, दयानंद सरस्वती से लेकर के श्री अरविंदो तक, और बंकिम चंद्र चटर्जी और टैगोर से लेकर के निराला गे तक, और जो भी हैं बड़े बड़े विद्वान, आरसी मजूमदार, जदुनाथ सरकार से लेकर के जो भी बड़े विद्वान लेखक आपके सामने हो, आप देखिए कि कहीं किसी ने इसको उतना महत्व नहीं दिया है। महत्व दिया है धर्म को, महत्व दिया है ज्ञान को, महत्व दिया है चरित्र को। तो ज्ञान, चरित्र, धर्म, संस्कार, इन सब का महत्व हमारे लोगों ने कहा है और इन सब की हमारे नेता, हमारे नीति निर्माता नाम तक नहीं लेते, चर्चा तक भी नहीं करते और ये मामूली चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इससे तो ये भी अर्थ निकलता है कि जो गंभीर चीज़ें हैं, उन गंभीर चीज़ों से हमारा ध्यान हटाकर वो हल्की-फुल्की चीज़ों पर लाते हैं, जिसको मैंने कहा, वो नाटक, तमाशे, आडंबर, इस पर ज़्यादा ध्यान देना कोई अच्छा संकेत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। और एक और मैं चीज़ देखता हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टियाँ और नेतागण इस तरह के बयान देते हैं तो इसका एक बड़ा देश को एक गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे कि मुझे याद है
जब सीए का जब विरोध हो रहा था तो उसमें ये लोग ये भी कह रहे थे कि संविधान तो धर्म ग्रंथ है, इसको कैसे बदला जा रहा है। तो जब हम देखते हैं कि दोनों ही ओर से एक ही तरह की बातें हो रही है, कोई इसके पक्ष में भी बात कर रहा है, कोई उसमें बदलाव कर रहा है, तब भी ये इसी को हथियार बना रहा है। तो ये बड़ी भ्रमित करने वाली चीज़ें हो जाती हैं हमारे लिए। किंतु फिर भी मुझे ये जानना था कि ये ऐसा एक टूल कैसे विकसित हो गया है कि हम जब देखते हैं कि सभी पार्टियां इस पे कोई विरोध भी नहीं करता है, सभी पार्टियां इसमें एकजुट होकर इस तरह की बातें करती है। मैंने सारे पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेतागण हैं, माननीय नेतागण, उन सभी के मैंने बयानों को देखा, मैंने सभी में ये कॉमन बात पाई। यहाँ तक कि मीडिया का कोई वर्ग भी नहीं इसको चैलेंज कर रहा है कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं। यहाँ तक कि ना मीडिया ना एकेडमिया से भी कोई इसे चैलेंज करने की बात नहीं कर रहा है। सभी इसको एक मन तरह से इसको एक सहमति दे रहे हैं और अपने अपने तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि हम सेकुलरिज्म को देखते हैं। देखिए, ये तो हमारा शासन तंत्र इतना वृहत है, हमारे देश का शासन तंत्र, और यूरोप और अमेरिका की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। यूरोप अमेरिका में राजनीतिक प्रशासन या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या जिसको सरकार कहते हैं सामान्य भाषा में, उसका दखल जीवन के इतने क्षेत्रों में नहीं है जितना भारत में। तो अगर सत्ताधारी लोग किसी चीज में हाथ डालते हैं या किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं या उसके पीछे ताकत लगा देते हैं, तो फिर लोग, और अगर उसके पीछे गंभीरता नहीं है, तब तो और भी लोग समझते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं या फिर उसको प्रश्न करके क्या होगा, और खास करके जब उसमें वो खुद गंभीर नहीं है। तो बहुत सी चीजों को रेटरिक के रूप में, जिसको कहते हैं ना शब्दाडंबर, शब्द जाल, तो उस पर प्रश्न करना व्यर्थ होता है कि नेता लोग जो भाषण देते हैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं होती, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हल्की फुल्की है, बातें हल्के से कही जा रही है। चिंता की बात यह है कि जब आप धर्म, कानून, संविधान को इस तरह से गड्ढमड करते हैं तो ये सब इतना हल्का हो जाता है कि फिर वो मीडिया हो या दूसरे अंग हो, अब संसद स्वयं इस पर चुप रहती है, पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बोलते रहते हैं, सांसद लोग चुप रहते हैं। कायदे से संसद और ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है। हमारे सरकार के 3 अंग हैं हमारे संविधान के अनुसार या लोकतांत्रिक सरकार के अनुसार। एक है जो कानून बनाती है, दूसरे जो कानून को लागू करती है, और तीसरे जो विवादों का निपटारा करती है। तो कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वाले अभिन्न हो गए हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना हुई है जो संविधान के विरुद्ध है। मैं तो समझता हूँ कि संविधान की आत्मा ये नहीं थी कि संसद और संसद सदस्य इस तरह से किसी पार्टी के बंधुआ की तरह चुपचाप पड़े रहे। आप पढ़ करके देखिए, ये डॉक्टर अम्बेडकर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो मैं सुनाता हूँ, वो वही जो जब उन्होंने, राजेंद्र बाबू ने ये कहा था कि मेरे मन में 2 अफसोस हैं, तो उसी में वो कहते हैं, ए लॉ गिवर रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट, but even more than that, capacity to take a balanced view of things, to act independently, and above all, to be true to those fundamental things in life, in a word, to have character. राजेंद्र बाबू कहते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष, कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं, सांसद और विधायक, उनमें जो सबसे बड़ी चीज है कि उनमें चरित्र होना चाहिए, उनको स्वतंत्र दिमाग का होना चाहिए। कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का उल्लेख तक नहीं है हमारे संविधान में। मतलब हमारे सांसद पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के रूप में उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा माना गया था संविधान में। संसद सदस्य एक स्वतंत्र संस्था के सदस्य हैं, वो है संसद। और जो एग्जीक्यूटिव है, मंत्रिमंडल, ऑफिसर, सेक्रेटरी से लेके क्लर्क तक, ये जो पूरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो एक अलग चीज है। और फिर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से लेकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक, वो एक तीसरा ऑर्गन है। तो इन तीनों में अंतर किया गया था और ये संविधान में स्पष्ट किया गया है। इसलिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग है। और राजेंद्र बाबू अपने भाषण में ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो सांसद हैं, लॉ गिवर हैं, उनमें कैरेक्टर हो, उनमें स्वतंत्र विचार विमर्श करने की क्षमता हो।
कहीं दल नहीं है, लेकिन हमारे सारे सांसद अपने-अपने दल के भेड़-बकरी बन के रह गए हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसी स्थिति में जो आप प्रश्न कह रहे हैं कि कोई प्रश्न नहीं उठाता, कौन प्रश्न उठाएगा? जिसको प्रश्न उठाना है वो अपने-अपने पार्टियों के पालतू भक्त में बदल गए हैं। वो डर में रहते हैं कि अपने आला कमान के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। और आला कमान प्रायः या तो एग्जीक्यूटिव चीफ होता है या फिर अगला एग्जीक्यूटिव चीफ होने की उसकी संभावना होती है। जो विरोधी दल का नेता है वो अगला सत्ताधारी होने की उसकी संभावना होती है। तो वो उसके आतंक में या दबाव में रहते हैं। तो ये तो हमारे संविधान की भावना भी नहीं थी। तो जिस संविधान के शब्द और भावना दोनों की इतनी हेठी हो रही है, तो वहाँ पर ये मामूली पत्रकार या संपादक या कोई इस पर प्रश्न उठा के क्या करेंगे? उनको क्या मिलेगा? और बहुत से लोग तो इसको सीरियसली लेते भी नहीं है कि नेता लोग तो इस तरह की बातें बोलते ही रहते हैं। तो इस पर कोई प्रश्न क्यों उठाएगा? और फिर जहाँ तक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपने बात कही, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ नाम के ही अलग हैं। सबका उद्देश्य है सत्ता में आना या उसका उपभोग करना। और जो राजेंद्र बाबू का दुःख था, वो सब में झलकता है कि अधिकांश जो लीडर हैं, वो उतने योग्य नहीं हैं, वो इतिहास को नहीं समझते, वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को नहीं समझते, वो धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं जानते, वो हमारी शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों के बारे में नहीं जानते, विदेशी शिक्षा प्रणाली की क्या गुणवत्ता है या हमारी अपनी ही पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएँ रही हैं, वो इससे अवगत नहीं हैं। अधिकांश स्वयं बहुत अच्छे ढंग से शिक्षित नहीं है, तो वो तो इस योग्य भी नहीं है कि इन सब चीज़ों को का अंतर कर सकें। तो प्रश्न कौन उठाएगा? ये ऐसा मेरे मन में आता है। जी। और कहीं न कहीं नासमझी भी है, समझ नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक उदाहरण बताऊँ तो जो नेता और जिस पार्टी का नेता लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे, उन्हीं पार्टी के ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से ये राजेंद्र बाबू का इन्होंने जो वक्तव्य था, संबोधन उसको प्रकाशित किया था। तो एक वो ये भी नहीं देख रहे तो कि ये दोनों में कितना विरोधाभास है कि वो जो कह रहे हैं उसको राजेंद्र बाबू पूरी तरह से काट रहे हैं। तो बिल्कुल यही बात है। दूसरा सर, मैं ये अब जानना चाह रहा था कि चूँकि अब ये स्थिति तो बन चुकी है कि यहाँ पे इस तरह की एक नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी है जहाँ पे संविधान धर्म ग्रंथ है, इस तरह की सभी लोग बातें कर रहे हैं। तो अब मैं ये जानना चाह रहा था, इससे कहीं न कहीं हिंदू कन्फ्यूज़ हो रहा है बहुत बुरी तरह से। तो इसके भविष्य में किस तरह के गंभीर परिणाम निकल सकते हैं? ये तो बहुत अनुमान का विषय है और भविष्य में जो भी होता है वो तो असंख्य कारकों के संयोग से होता है और इसके बारे में कभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस समीकरण में अदृश्य रूप से सैकड़ों फैक्टर काम कर रहे हों, अदृश्य रूप से, क्योंकि जी। उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई ऐसी मशीन या प्लेटफ़ॉर्म या काउंटर नहीं है जहाँ पर सारे फैक्टर का कोई हिसाब कर रहा हो। इसलिए ये बिल्कुल अनानुमेय है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आप भाषा को बिगाड़ते हैं, अगर आप शिक्षा को बिगाड़ते हैं, अगर विचार-विमर्श के स्तर को गिराते हैं और गंभीर चीज़ें पिछड़ जाती हैं और गंभीर चीज़ों पर कभी चर्चा ही नहीं होती और जो हल्की-फुल्की तमाशा, आडंबर, नकली, झूठी बातें उस पर अगर हमारा मीडिया और संसद से लेकर के सत्ताधारी संस्थान तक अगर हल्की-फुल्की बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट इसका संकेत है कि देश की संस्कृति गिर रही है, स्तर गिर रहा है और ऐसी स्थिति तो भीतर से उस समाज को, उस देश को कमज़ोर करने वाली ही होती है। क्योंकि कोई समाज अ, अच्छा से अच्छा समाज, ये इतिहास का यही सबक है कि अगर वो अपनी रक्षा के लिए सन्नद्ध नहीं है, अगर वो अपनी विशेषताओं के बारे में जागरूक नहीं है, अगर अपने शत्रुओं की उसको पहचान नहीं है, जिसको शत्रु बोध नहीं है, बुध। जिसको मित्र बोध नहीं है, जिसमें आत्मबल का अभाव है, जिसमें आत्मज्ञान का अभाव है, तो वैसा समाज तो अ, उसके चोट खाने की संभावना अधिक होती है। अब हमारे समाज में उस तरह की कमजोरियाँ तो दिख रही हैं। बहुत सी चीज़ें अगर आप संविधान सभा के वक्तव्य
सारे बहस पढ़ें, या जो हमारा पहली लोकसभा थी, दूसरी लोकसभा थी, उसमें होने वाली बहसें पढ़ें और जो आज बहसें होती हैं उसको पढ़ें, तो स्पष्ट रूप से गिरावट दिखती है। भाषा के प्रति, शिक्षा के प्रति जो कल्पना थी 1940 के दशक में, 50 के दशक में, और आज जो शिक्षा का रूप हो गया है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। विश्व की जो अलाइनमेंट थी, विश्व की जो उस समय समस्याएँ थी और आज जो विश्व की समस्याएँ हैं, वो उसमें भी बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं महसूस करता हूँ कि इसके बारे में कल्पना करके कुछ कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन शिक्षा, संस्कृति, धर्म, समाज की दृष्टि से हम कई मामलों में कमज़ोर हुए हैं। हमारी हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, हमारे प्रोडक्शन बेहतर हुआ है, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हुए हैं, हमारे देश के लड़के पूरे दुनिया में जाकर के काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, गाँव पैसे भेज भी रहे हैं। ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह की चीज़ें वास्तव में किसी देश और समाज की मजबूती नहीं होती। असली मजबूती होती है उसका आत्मबल, उसका आत्मबोध, आत्मज्ञान, उसकी शिक्षा, उसकी चेतना और उसका शत्रुबोध। अगर इन सब चीज़ों के प्रति कोई समाज, कोई देश जागरूक नहीं है या पर्याप्त जागरूक नहीं है, तो कोई भी डिटरमिन्ड शत्रु, सुचिंतित, सन्नद्ध, कटिबद्ध शत्रु उसको चोट पहुँचा सकता है। और ये तो हमने देखा है। हमारी शिक्षा, हमारी भाषा, हमारा साहित्य ज्ञान पिछले 50 सालों में पहले से कमज़ोर हुआ है। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किसी भी मानकों पर। हमारी हमारी सेनाएँ मजबूत हुई हैं, लेकिन आंतरिक शत्रुओं के प्रति हमारी चेतना पहले से कुंद हुई है, और इसका प्रमाण ये है कि देश के अंदर ही ऐसी सैकड़ों जगह है, जहाँ पर समुदाय विशेष को हटाया जा रहा है, धर्म विशेष को बेदखल किया जा रहा है, और लोग खुल कर के कहते हैं कि हम इसको तोड़ के अलग करेंगे, हम उसको तोड़ के अलग करेंगे, हम यहाँ से वहाँ तक कॉरिडोर बनाएँगे। इस तरह की बातें कहने वाले आराम से घूमते हैं, उनको कोई प्रश्न भी नहीं करता, उनको दंडित करना या उनसे जिरह करना तो दूर की बात है। तो मैं तो इसको कमज़ोर मनोबल की ही निशानी मानता हूँ। तो ये केवल संयोग होगा कि भारत के जो शत्रु हैं, वो उन पर भी काल की मार उन पर भी पड़ती है। तो हो सकता है वो इसकी तुलना में और निर्बल हो रहे हों, हो सकता है ऐसा ना हो रहा हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसका अ, अंतिम परिणाम अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 50 सालों में क्या होगा, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कई कारकों के संयोग से होता है। तो ये भी हो सकता है कि हम जितने कमज़ोर हुए हों, हमारे शत्रु, हमारे सनातन धर्म या भारतीय सभ्यता के शत्रु उससे भी कमज़ोर हो रहे हों, और ये भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। लेकिन इसका कोई ठोस आकलन हमारे पास नहीं है। वास्तव में इस तरह की चीज़ों पर रिसर्च भी होना हमारे देश में बंद हो गया है। अधिकांश चीज़ें प्रोपेगेंडा और हल्ला-गुल्ला में बदल गई हैं, तो हमारे पास किसी चीज़ का ठोस आंकड़ा नहीं होता इस तरह की चीज़ों पर, जिसको लोग कहते हैं वो संवेदनशील मामले हैं। हुँ। तो असली अध्ययन तो उसी का होना चाहिए जो संवेदनशील मामले थे, लेकिन उसका अध्ययन ही नहीं होता, तो हमारे पास किसी चीज़ के आंकड़े ठोस नहीं है। तो मीडिया में भी बहस अनुमान से होती है, संसद में भी बहस अनुमान से होती है। इकोनॉमिक और बैंकिंग और मेडिकल के कुछ आंकड़े ठोस मिलते हैं, वो भी कितने प्रामाणिक हैं कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो सभ्यतागत चीज़ें हैं, धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं, शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित चीज़ें हैं, इसका कोई वास्तविक शोध भी नहीं है, हमारे पास कोई डाटा भी नहीं। इसलिए मैं इस मामले में इसका उत्तर तो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दे सकता कि आगे आने वाली स्थितियों में हमारी उन्नति होगी या अवनति होगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और कई क्षेत्रों में हम कमज़ोर हुए हैं। तो आगे इस तरह के हल्के विमर्श का या प्रोपेगेंडा का आगे क्या दुष्परिणाम होगा, ये ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये अच्छे संकेत नहीं है, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। क्योंकि किसी देश का चरित्र, किसी देश का स्वाभिमान, किसी देश की वास्तविक शक्ति, उनके उनके जो अग्रणी लोग हैं, जिनको एलीट कहते हैं, वो पॉलिटिकल एलीट भी होते हैं, लेकिन विशेषतर वो इंटेलेक्चुअल एलीट होते हैं।
वो जो कहते हैं वो एक तरह से देश का बैरोमीटर है, देश की स्थिति का वो संकेत देता है। तो ये संकेत ऐसे नहीं है जिन पर बहुत आश्वस्त हुआ जा सके, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, तो इस परिस्थिति में नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हम इसे कैसे समझें, या हम हमारे क्या क्या कुछ कर सकते हैं हम? ये तो अलग-अलग लोगों के लिए इसका अलग-अलग उपाय हो, अलग-अलग रूप होगा। वास्तव में तो हर एक नागरिक एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, एक स्वतंत्र हस्ती है, और अगर उपनिषदों को देखें तो हर एक में ईश्वर का अंश है। तो कौन जो जिस जगह पर है, जितनी बातें समझ पाता है, जितना वह समय निकाल सकता है, जितनी उसमें योग्यता है, उसको वो उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता है वास्तव, बशर्ते कि उसमें इसकी चेतना हो। तो कोई दुकानदार है, कोई शिक्षक है, कोई किसान है, कोई बेरोजगार युवक है, कोई बुजुर्ग रिटायर्ड बुजुर्ग है, कोई राजनीति में है, कोई बिजनेस में है, कोई कलाकार है, कोई कारीगर है। तो ये सभी लोग तो नागरिक हैं। बल्कि ऐसे लोग भी नागरिक हैं जो इस देश के नागरिक हैं, लेकिन वास्तव में इस देश से उनको कोई प्रेम नहीं है, वो इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको अपने मतवाद, अपनी आइडियोलॉजी, अपने रिलीजन के हिसाब से बदलना चाहते हैं, और अगर ना बदल सकें तो उसको खत्म कर देना चाहते हैं, तो वो लोग भी नागरिक हैं। तो मैं समझता हूँ आपका संकेत है कि जो इस देश से प्रेम करते हैं, जो इस देश की ज्ञान परंपरा, धर्म परंपरा से प्रेम करते हैं, जो इस देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इसको टूटते हुए, कमज़ोर होते हुए, अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आप उनके कर्तव्य की ओर इशारा कर रहे हैं। जी। मैं तो यही महसूस करूँगा कि सबसे पहले उनको आडंबरों, अफ़वाहों, बनी-बनाई बातों पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। वास्तव में जो ठोस स्थितियाँ हैं, उसका परीक्षण करना चाहिए, और उसी स्थिति में जो सबसे पहली बात है, जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे हाल के गुरुओं ज्ञानियों ने कही हैं, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ उलट के देखनी चाहिए। उसमें सारे कर्तव्य दिखाई पड़ते हैं, जो उन्होंने कहे थे, क्योंकि वो आज के लिए कहे थे। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, लंबी दृष्टि से देखा जाए तो 100 150 साल कुछ नहीं होते, किसी सभ्यता के इतिहास में। तो जो श्री अरविंदो ने जो बातें कही, स्वामी विवेकानंद ने जो बातें कही, बंकिम चंद्र ने जो बातें कही, हमारे और भी अन्य मनीषियों ने जो बातें कही, उसमें इसकी बहुत तफ़सीलें छोटी-छोटी मिलती हैं कि वो हमसे क्या अपेक्षा करते थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं कुछ बोलूँ, इससे अच्छा है कि उसको उलट करके एक बार देखना चाहिए। उसमें बहुत से ऐसे कदम मिलते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ उसमें योगदान कर सकता है। जो अ श्री अरविंदो ने कहा था, या टैगोर ने कहा था, अज्ञेय ने कहा था, या विवेकानंद ने कहा था। बहुत से जिनको जिन पर श्रद्धा हो, जिनको वो समझते हो, और ये सब ऐसे ज्ञानी हैं जिन्होंने देश, दुनिया को समझ करके उस पर बहुत मनन करके बातें कही थी। और आज की जो हमारी समस्याएँ हैं, आज की जो स्थिति है दुनिया की, उसको एक तरह से उन्होंने आकलन में लेकर के यह सब कहा था। तो उसमें ऐसा करने के लिए बहुत सारा काम है। मैं तो संक्षेप में यही समझता हूँ कि जो वास्तविक स्थिति है, पहले उसको ठीक से जानना चाहिए, समस्याएँ क्या हैं वो समझना चाहिए, हमारे गुण, हमारी मूल शक्ति कहाँ है उसको समझना चाहिए, और उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो हानिकारक चीज़ें हैं, उनके विरुद्ध लोगों को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बढ़कर हमें अपनी ज्ञान परंपरा और धर्म परंपरा के प्रति ठीक से जागरूक होना चाहिए। सुनी-सुनाई चाहे वो नेताओं की बात हो, या चालू व्याख्यान देने वालों की बात हो, उन पर नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ मूल ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कुछ न कुछ हमारे महान ज्ञानियों की बातें उलटनी चाहिए, और उसमें जो भी काम का हो, जो काम का किसी को लगे और उसकी क्षमता में हो, उस पर आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए, तो सबके लिए कुछ न कुछ करने लायक है। लेकिन अगर एक फ़ॉर्मूला जैसा कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना मूल्यवान समय निकाला हमारे लिए, और एक बहुत ही उम्दा चर्चा हुई।
आपको भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सुना। जी सर, धन्यवाद।